नमस्कार। मैं आज आपके लिए फिर से सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी कोर्स ए काव्य खंड के अंतर्गत पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास, पाठ 2 यानी भाग 2 लेकर आए हैं। इस भाग 2 में रचना अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न और उत्तर हैं, जो छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो रचना अभिव्यक्ति का प्रश्न नंबर 11 से ही शुरू हुए हैं, इसलिए मैंने 1-2 नंबर ना डाल के जहाँ से समाप्त हुआ था पार्ट 1 वहीं पीछे से फिर हमने पार्ट 2 उसी क्रम से शुरू किया। तो प्रश्न नंबर 11, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव के लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। तो उत्तर, पहले पक्ष में, ठीक, क्रोध बुरी बातों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। जैसे अगर विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान ना दें और शिक्षक उस पर क्रोध ना करे तो वह विद्यार्थी का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। यदि कोई समाज में लोगों पर अन्याय कर रहा है और लोग बिना क्रोध किए देखते रहें तो न्याय की रक्षा कैसे होगी। दूसरा, विपक्ष में विचार, क्रोध एक चक्र है जो चलता ही रहता है। आप किसी पर क्रोध करेंगे तो वह भी आप पर क्रोधित होता है, उनका क्रोध देखकर आप फिर से क्रोधित होंगे। इस प्रकार क्रोध के वश आप प्रथम स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। क्रोध करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है और समय का भी व्यय होता है, यानी हमारा समय भी व्यर्थ में जाता है अगर हम क्रोध करते हैं। इसीलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, जरूरत पड़े तो ही करनी चाहिए, हमेशा नहीं क्रोध करना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयत है। लक्ष्मण लगातार व्यंग बाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रख कर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होगा। तो उत्तर, मेरा व्यवहार राम और लक्ष्मण के बीच का होता। मैं लक्ष्मण की तरह परशुराम के अहंकार को दूर जरूर करता, किंतु उनका अपमान न करता। मैं शायद अपनी बात लक्ष्मण की तरह जोर जोर से बोलकर उनके समक्ष रखता। अगर वे सुनते तो राम की तरह विनम्रता से उन्हें समझाता। प्रश्न नंबर 13, अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषता लिखिए। उत्तर, इस प्रसंग से मुझे अपनी तीसरी कक्षा के मास्टर जी की याद आती है। उनका नाम मनोहर शर्मा था। उनका स्वभाव बहुत कठोर था। वे बहुत ही गंभीर रहते थे। स्कूल में उन्हें कभी हंसते या मुस्कुराते नहीं देखा जाता था। वे विद्यार्थियों को कभी कभी मुर्गा भी बनाते थे। सभी छात्र उनसे भय भी रहते थे। सभी लड़के उनसे बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना। प्रश्न नंबर 14, दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए कहानी लिखिए, यानी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक पर कहानी लिखिए, है ना, इसको ध्यान में रखें। उत्तर, हमारी कक्षा में राजीव जैसे ही प्रवेश करता था सभी उसे लंगड़ा लंगड़ा कहकर चिढ़ाते थे। राजीव बचपन से ऐसा नहीं था, किसी दुर्घटना के कारण उसकी यह हालत हो गई थी। राजीव की सहायता करने की बजाय सभी उसका मजाक उड़ाने लगते थे। उसकी आत्मा घायल हो जाती थी, अर्थात वह दुखी हो जाता था। परंतु राजीव किसी से कुछ ना कहता ना बोलता, चुपचाप अपना काम करते रहता और ना ही कभी किसी शिक्षक से बच्चों की शिकायत ना करता। सारे बच्चे दिन भर ऊधम मचाते, यानी इधर उधर दौड़ते रहते, शैतानी करते, उसे तंग करते रहते थे, परंतु वह हर समय पढ़ाई में मग्न रहता। और इसका परिणाम यह निकला कि जब विद्यालय का 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम निकला तो सब विद्यार्थियों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि राजीव अपने विद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में प्रथम क्रमांक लाया था। वही विद्यार्थी जो कल तक उस पर हंसते थे आज उसकी तारीफों के पुल
बांध रहे थे। तारीफों के पुल मतलब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसकी शारीरिक क्षमता का उपहास उड़ाने वालों का राजीव ने अपनी प्रतिभा से मुसिल दिया था। चारों ओर राजीव के ही चर्चे थे। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में पूर्ण अंगों वाले पूर्ण विद्यार्थी भी पूर्ण सफलता पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में एक विकलांग युवक की इस सफलता से यह पता चलता कि कोई भी व्यक्ति अपूर्ण नहीं है। हमें लोगों को उनकी सारी क्षमता से नहीं बल्कि प्रतिभा से आंकना चाहिए। प्रश्न नंबर 15, उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया। अर्थात आपने ऐसी घटना को याद करके लिखिए जिसका उस अन्याय का आपने विरोध किया हो। तो उत्तर, अन्याय करना और सहना दोनों ही अपराध माने जाते हैं। मेरे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता था। एक दिन उनके यहाँ से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। हमने जाकर देखा तो बच्चों के पिता उन्हें मजदूरी करने न जाने की वजह से पीट रहे थे। हमारे मोहल्ले वालों के सारे लोगों ने मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और बच्चों को उनका शिक्षा प्राप्त करने का हक दिलाया। प्रश्न नंबर 16, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। उत्तर, आज अवधी भाषा मुख्यतः अवध में बोली जाती है। यह उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों जैसे गोरखपुर, गोंडा, बलिया, अयोध्या आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इस तरह से हमारा ये पाठ भी पूर्ण हो गया। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।